फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 27 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है, यूपी में कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। तो कैबिनेट का एक्सपेंशन इसीलिए हुआ है ताकि नॉन यादव कम्युनिटी को वू किया जा सके, और जो नॉन जाटव दलित कम्युनिटी उसको वू करने के लिए ऐसा किया गया, और ब्राह्मण कम्युनिटी को वू करने के लिए भी एक मिनिस्टर ब्राह्मण कम्युनिटी से बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के जो गवर्नर है उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो बनवारी लाल पुरोहित। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी एग्जाम में पूछ लिया तो। अब नेक्स्ट ये है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड एरियाज है जहाँ पर नक्सल्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो क्यों है वहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्यों है? तो यहाँ पर होम मिनिस्टर ने बोला है डेवलपमेंट पुश इज द की। वो जो एरिया है वो डेवलपमेंट वहाँ पर कभी हुआ नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूथ होते हैं वो वापस से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जाते जाते हैं, और फिर ये विशियस सर्कल बन गया है, और वहाँ से आज तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं हो पाया है। तो लैक ऑफ डेवलपमेंट मेन रीज़न है कि डिस्ट्रिक्ट में डिससेटिस्फेक्शन होता है और वहाँ पर माओइस्ट एक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनइंटरप्टेड डेवलपमेंट करना उस रीजन में, ताकि जो यूथ हैं वो अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे मूवमेंट से दूर हट जाएं। तो 9 स्टेट्स जो कि अफेक्टेड हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, उनसे बातचीत हुई, और यहाँ पर मेन कॉज बताया गया है डेवलपमेंट की कमी। अगर डेवलपमेंट होगा तो अपने आप ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा, ये जो नक्सलवाद है ये सब खत्म हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी टू फास्ट पेस डेवलपमेंट। तो जो भी डेवलपमेंट है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, सो दैट कॉमन एंड इनोसेंट पीपल डू नॉट ज्वाइन देम। तो जो भी इनोसेंट और कॉमन पीपल हैं वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट को ना ज्वाइन करें। अब यहाँ पर उड़ीसा ने 5 पॉइंट बताए हैं कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहली बात कि नेशनल हाईवे बनाने की ज़रूरत है, 4 लेन नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, रेलवे नेटवर्क्स होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन एक्सेस देनी चाहिए विलेजर्स को, और साथ ही ये देखना चाहिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया से कितने बच्चे हैं जो कि नेशनल लेवल एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं, जैसे कि नीट, IIT, JEE। अब यहाँ पर जो झारखंड है उसने एक ये पॉइंट उठाया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है तो उसके पैसे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, और सेंटर को स्टेट से पैसे इस बात के नहीं लेने चाहिए। बस इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई खास न्यूज़ है नहीं, बस ये डेवलपमेंट नहीं है, इस वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब MCD स्कूल्स में इनरोलमेंट बढ़ा है, लेकिन वो किस वजह से और बढ़ा हो सकता है, तो ये बताया गया है। तो पहली बात, घोस्ट स्टूडेंट्स बेसिकली जो सिर्फ पर्क्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का फ़ायदा उठाने आए हैं, वो पढ़ने नहीं आए हैं, बस वो घोस्ट हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते नहीं हैं। दूसरी बात ये, प्राइवेट स्कूल से जो पेरेंट्स होंगे उन्होंने बच्चों को MCD के स्कूल में शिफ्ट कर दिया होगा, इसीलिए क्योंकि पेरेंट्स की इनकम कम हो गई होगी, कोविड में लॉकडाउन लगा था, तो हो सकता है कि उनकी जॉब चली गई हो और अब वो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उन्होंने उनको MCD स्कूल में शिफ्ट कर दिया। तीसरी बात ये, जो प्राइवेट स्कूल्स है वो अभी तक शट डाउन है, लेकिन सिविक बॉडी स्कूल्स खुल गए हैं, तो हो सकता है इस वजह से शिफ्ट कर दिया हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर RTI के थ्रू ये पता चला है जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन लैंड होता है वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड नहीं है। अब कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन वो लैंड होता है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को कहीं डेवलपमेंट करना है, ठीक है, कुछ फैक्ट्री बनानी है, और वो फैक्ट्री वो किसी फॉरेस्ट लैंड पर बना रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा, उस फॉरेस्ट को कट डाउन किया होगा। तो जो भी उन्होंने फॉरेस्ट कट डाउन किया है उसके प्रोपोर्शनेट में उन्हें कहीं एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो वो एरिया जो उनको अलॉट होता है कि यहाँ पर आप एफॉरेस्टेशन करोगे, तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो मतलब कहीं आपने पेड़ काटे तो आपको कहीं लगाने हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो मोस्ट ऑफ द नॉन फॉरेस्ट लैंड, तो कभी कभी नॉन फॉरेस्ट लैंड भी दे दिया जाता है कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए। तो मोस्ट ऑफ द नॉन फॉरेस्ट लैंड यूज फॉर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन इन दिल्ली हैज नाइदर बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट येट। तो जो भी कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए लैंड दिया गया था, वो आज तक जो भी वो लैंड है उसको अभी तक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं डिक्लेयर किया है, ना ही उसकी ओनरशिप ग्रांट की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो इसकी वजह से जो भी लैंड है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन में वो अभी तक अनप्रोटेक्टेड है। आगे चलते हैं। आज हम ये केस डिस्कस करेंगे, कॉपीराइट वर्सेस रॉन्ग। तो ये केस है 3 एकेडमिक पब्लिशर्स और एक पायरेटेड वेबसाइट साइंस हब के बीच में। तो ये जो पायरेटेड वेबसाइट है वो क्या कर रही थी, इन रिसर्चर्स का जो भी मटेरियल था वो फ्री में लोगों को प्रोवाइड कर रही थी पायरेटेड वेबसाइट के थ्रू। तो एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले इस पायरेटेड वेबसाइट के अगेंस्ट कहीं भी केस हुआ तो हर कंट्री ने ब्लॉक करवा दिया इस पायरेटेड वेबसाइट को, लेकिन इंडिया में इस पायरेटेड वेबसाइट के लिए एडवोकेट्स लड़ने आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि लोग बिलीव करते हैं जो रिसर्च है, रिसर्च पेपर्स उसकी ओपन एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि वरना रिसर्च पेपर्स के लिए बहुत हाई सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस हाई सब्सक्रिप्शन को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए रिसर्च पेपर की ओपन एक्सेस होनी चाहिए। तो ये केस इस डिलेमा के बारे में तो हम डिस्कस करते हैं। तो दिसंबर 2020 में 3 मेजर एकेडमिक पब्लिशर्स और ये जो वेबसाइट है जिनकी साइंस हब, तो ये केस चल रहा था, ठीक है। अब वेबसाइट पे क्लेम किया जाता है फर्स्ट पायरेट वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड में जो कि मास और पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड कराती है टू टेंस एंड मिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर्स।
जो पब्लिशिंग जायंट्स हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट केस किया था, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में केस किया गया था। यूएस में केस हो रखा है इसके अगेंस्ट, रशिया में हो रखा है, और सारे कंट्रीज़ ने क्या किया, इस साइट को ब्लॉक कर दिया। तो ओनली आफ्टर द वेबसाइट वाइज ब्लॉक। फिर इंडिया में भी इस वेबसाइट के अगेंस्ट केस हुआ, लेकिन इंडिया में काफ़ी जो एडवोकेट्स हैं वो इस केस को लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है मेन पॉइंट, तो लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर साइंस हब इन इंडिया बिगेन बिल्डिंग मोमेंटम व्हेन अ यंग लॉयर इन दिल्ली, अ रेगुलर यूजर ऑफ द साइट हिमसेल्फ डिसाइडेड टू ट्राई रीचिंग आउट टू बी एल्बकियान। अब यहाँ पर क्या कहना है लोगों का, तो देयर वर ओनली 2 ऑपरेशनल कंप्यूटर्स ऑफ विच ओनली 1 वाज फंक्शनल ऑल द टाइम। तो एक कॉलेज की सिचुएशन बताई जा रही है कि ऑपरेशनल कंप्यूटर्स हैं भी, तो उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होता है कि वो इनका हाई सब्सक्रिप्शन, जो हाई अमाउंटेड सब्सक्रिप्शन है वो ले सकें। तो वो डिपेंडेंट होते हैं साइंस हब जर्नल्स पे, इस साइंस हब वेबसाइट पे, ताकि उनको यहाँ से जर्नल्स प्रोवाइड हो सकें। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स रहा है, और अगर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया तो उनके पास से ये एक्सेस चली जाएगी, वो बच्चे जो हैं वो उस रिसर्च पेपर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्चर्स हैव अ वेरी टफ टाइम इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टॉप यूनिवर्सिटी। जो इंस्टीट्यूट्स हैं डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल जर्नल्स बिकॉज ऑफ हाई सब्सक्रिप्शन फीस फॉर वेरियस जर्नल्स। इसके अलावा यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट भी इसके सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते हैं, इतने ज़्यादा महंगे सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ताकि रिसर्च पेपर्स को जो पब्लिक है वो एक्सेस कर सके। तो एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन द फोरम्स पोजीशन, और ये फोरम की हमेशा ये पोजीशन रही है, जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल है और शेयर होनी चाहिए पब्लिकली। इसको इतनी ज़्यादा इसकी एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट नहीं बना देनी चाहिए कि लोग इसको एक्सेस ना ही कर पाएँ। तो रिसर्चर्स हु राइट आर्टिकल्स पब्लिश इन जर्नल्स, इसके अलावा जो रिसर्चर्स जर्नल्स में आर्टिकल लिखते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा रॉयल्टी नहीं मिलती है, इससे जो पैसा कमाते हैं वो जर्नल्स ही कमाते हैं। तो ऑफकोर्स देयर आर सम अदर्स हु आर लीगली शेयरिंग पेपर्स। तो यहाँ पर जो डिलेमा यही है कि फ्री में लोगों को ये रिसर्च पेपर्स की एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जो पायरेटेड साइट्स है साइंस हब थ्रेटन द इंटेग्रिटी ऑफ द साइंटिफिक रिकॉर्ड, इसके अलावा जो सेफ्टी ऑफ यूनिवर्सिटी और पर्सनल डेटा को थोड़ा खतरा हो जाता है। तो इलीगली वो हार्वेस्ट कर रहे हैं जर्नल आर्टिकल्स और ई बुक्स को। उन्होंने स्टेट किया है कि जैसे अनलाइक एकेडमिक पब्लिशर्स जो कि बोलते हैं कि जो भी डेटा वो दे रहे हैं वो एक्यूरेसी के साथ दे रहे हैं, हो सकता है इस पायरेटेड वेबसाइट के पास तो कोई इंसेंटिव नहीं है कि एक्यूरेसी इस साइंटिफिक डेटा की वो प्रूफ कर सके कि हाँ ये जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। तो यहाँ पर डिलेमा यही है, क्या इस साइट को इंडिया में भी ब्लॉक करवा देना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स उसके थ्रू रिसर्च पेपर्स एक्सेस कर रहे थे क्या वो कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि जैसे कि नेशनल साइंस पॉलिसी में जो गवर्नमेंट अभी ड्राफ्ट मोड पर है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जो भी जर्नल्स होते हैं उनका सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट ले लेगी और बाकी लोग उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है। बाकी इस डिलेमा के आंसर आप खुद सोचना कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे बच्चों ने बताया है कि ये एक प्रैक्टिस सा बन गया विच इज़ ऑल्सो लीडिंग देम टू नॉट क्वेश्चन लिमिटेशंस इन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटी अगर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नहीं एक्सेस करवा पाती बच्चों को तो वो इस वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर लेते थे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ की लिमिटेशन है तो लोग उसको भी क्वेश्चन नहीं करते थे, वरना फिर बच्चे यूनिवर्सिटी की लिमिटेशन को क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों नहीं रिसर्च पेपर को एक्सेस करवा पा रहे हो। तो आई जस्ट नीड टू फाइंड द DOI ऑफ द पेपर एंड आई नीड एंड डाउनलोड इट। तो बस DOI ऑफ द पेपर डालो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी रिसर्च पेपर आपको चाहिए हो। तो बस यही केस है, आई होप आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर बसलिंग दिल्ली एफर्ट्स ऑन टू क्रिएट बटरफ्लाई हैबिटाट्स। तो जो सितंबर मंथ है उसे मार्क किया जाता है बिग बटरफ्लाई मंथ इंडिया, और नेशन वाइड सेलिब्रेट किया जाता है बटरफ्लाइज को और उनके हैबिटाट को कंजर्व करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर बटरफ्लाइज के कुछ स्पीशीज़ के नाम बताए गए हैं, जैसे कि द कॉमन वन इंक्लूड द प्लेन एंड स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाइज, लेमन पैंसी बटरफ्लाई, कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई एंड द रेड पीरियड बटरफ्लाई। तो द नर्सरी ऑल्सो हाउसेज आर मोर अनकॉमन, जैसे कि रेड फ्लैश बटरफ्लाई जिसके ब्राउनिश विंग्स होते हैं। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं। अब रोल क्या होता है बटरफ्लाई का, तो पहला इसका जो मेन रोल होता है वो ये कि फूड की तरह काम करता है। तो इफ़ बटरफ्लाइज डिसअपियर फूड फॉर अदर प्रेडेटर्स इज डिस्ट्रप्टेड, और दूसरा इसका काम होता है पॉलिनेटर की तरह काम करता है। तो दे हैव ए स्पेसिफिक पर्पस इन एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। कैटरपिलर्स जब होते हैं तो ये फूड की तरह काम करते हैं फॉर द बर्ड्स, वास्प एंड स्पाइडर्स। फिर एडल्ट होते हैं तो ये फूड की तरह काम करते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं। तो यही सब इनके जो मेनली काम है। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो BNHS बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी ये बेसिकली क्या कर रही है, ये एक बटरफ्लाई कॉरिडोर बिल्ड कर रही है दिल्ली में ताकि इनके लिए हैबिटाट जो है वो आसानी से बन सके। ये शायद मैंने हेरिटेज बोल दिया, हिस्ट्री है तो यहाँ पर हिस्ट्री सोसाइटी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब यहाँ पर CJI रमना ने बोला है कि विमेन का जुडिशरी में 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ डेटा कोट किया गया तो हम देखते हैं। तो वुमेन लॉयर शुड रेज देयर वॉइसेस विद एंगर फॉर 50% रिजर्वेशन इन द जुडिशरी।
क्योंकि जुडिशरी में बहुत ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, बहुत ज़्यादा जेंडर इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर उन्होंने कार्ल मार्क्स को भी कोट किया, जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। तो सिमिलरली उन्होंने विमेन के लिए बोला है विमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। अब जो विमेन है वो सिर्फ 30% है लोअर जुडिशरी में, 11.5% है हाई कोर्ट्स में, 12% है सुप्रीम कोर्ट में। जो 1.7 मिलियन एडवोकेट्स है उसमें सिर्फ 15% जो है विमेन है। इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल्स में सिर्फ 2% विमेन है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक भी विमेन नहीं है। तो सीजीआई ने यह भी बताया कि विमेन को कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप फेस करने पड़ते हैं लीगल प्रोफेशन में, जैसे कि जो मेल एडवोकेट्स की प्रेफरेंस ज़्यादा रखते हैं क्लाइंट एज कम्पेयर टू विमेन एडवोकेट्स। इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है विमेन के लिए। 6000 ट्रायल कोर्ट्स हैं जिसमें सिर्फ 22% जो ऐसे कोर्ट्स हैं जिनमें कोई भी टॉयलेट नहीं है विमेन के लिए। तो ये सारी बातें हैं कि विमेन का जुडिशरी में रिजर्वेशन की ज़रूरत है। अब हम ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला है काउंट द लेडर्स रंग्स। तो यहाँ पर कास्ट सेंसस को लेकर गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट किया कोर्ट में, ये कहते हुए कि कास्ट सेंसस करना फिजिबल नहीं है। और 1951 में ये कॉन्शियस डिसीजन था, ये सोच कर लिया गया था कि हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्या होता है जो कास्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन वो और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ऑथर ने बोला ये जो गवर्नमेंट ने बोला ये बेकार की बातें। अब क्या क्यों? I write this in the context of the affidavit submitted by the Union Government on September 23 in the Supreme Court stating that the caste census in 2021 would not be feasible। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि 2021 में कास्ट सेंसस करना फीजिबल नहीं है। तो अभी तक जो इंडिया में डिमांड उठ रही थी कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होना, डेटा होगा कास्ट का तभी तो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे, हमें तभी तो पता चलेगा कि कौन सी कास्ट अंडर रिप्रेजेंटेड है, कौन सी कास्ट पॉवर्टी में ज़्यादा रह रही है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर मना कर दिया कि वो कास्ट सेंसस नहीं कर रहे। फर्दर द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट, अब गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है कि 1951 में जो कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था ये सोच के कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करेंगे, तो वो सोच कर ही गवर्नमेंट अब डिसाइड करी कि वो कास्ट सेंसस नहीं करेगी। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला 1951 में जाने की जरूरत नहीं, आप कुछ साल पहले ही देख लो, आपके कुछ मिनिस्टर्स बोल रहे थे कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन अब आप कास्ट सेंसस कराने से मना कर रहे हो। जो डिमांड है कास्ट सेंसस की वो इसीलिए ताकि कास्ट का न्यूमेरिकल स्टेटस पता होना चाहिए कि कौन सी कास्ट कहाँ पर कितनी ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है, कौन सी कास्ट पॉवर्टी में ज़्यादा रह रही है। तो ये सब पता होगा तभी तो आप टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे। अगर ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होगी तो टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग तो हो ही नहीं पाएगी। तो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस डिमांड वाज टू ब्रिंग आउट द अनसीन एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप्स। तो अगर कास्ट डेटा होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि कास्ट ग्रुप्स की कैसी पोजीशन है। सच डेटा वुड टेल अस ओनली द एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप। कास्ट सेंसस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी कास्ट की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे रखा है, पर आपको ये पता ही नहीं है कि ओबीसी कॉन्स्टिट्यूट कितनी करती है। 2011 में यूपीए ने कंडक्ट किया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, लेकिन उसका डेटा भी आज तक रिलीज नहीं हुआ है। तो लगभग 70 साल हो गए गवर्नमेंट कह रही है पॉवर्टी एलिवेशन हुआ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ, इक्विटेबल रिसोर्सेज हुए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है। लेकिन अगर हम कुछ रिपोर्ट्स देखें, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखें, तो उसमें ये पता चलता है जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन वो लगभग 90% ऑफ द रिसोर्सेज को कॉर्नर करके बैठी हुई है, और बाकी जो 10% पॉपुलेशन है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। जो बेसिकली जो 90% पॉपुलेशन उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इस 10% पॉपुलेशन ने ही सब कुछ कॉर्नर कर लिया है। और यही जो लोग हैं, जो 10% एलीट है, वो जानबूझ के कोशिश करते हैं कि जो पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट है वो प्रो पीपल ना बन पाए, वो लोगों के लिए ना बन पाए। और ये डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, यही हैं जो अगेंस्ट है कास्ट सेंसस के। अब ऐसा ऑथर का कहना है, अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट कंट्री की प्रायोरिटी होती, इफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी ऑफ अ कंट्री, तो हमें सोचना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट एन्यूमरेशन होना चाहिए और पब्लिकली इसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग हो सके, उन ग्रुप्स को एम्पावर किया जा सके जो कि अभी अंडर रिप्रेजेंटेड है। डेवलपमेंट इंडीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट तभी हो सकता है किसी भी कम्युनिटी का जब डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आपको पता चले वो कम्युनिटी कौन कौन से एरिया में वो नहीं है वो कम्युनिटी। तो इन कंटेम्प्रेरी डिस्कशन इट डज नॉट सीम राइट और अप्रोप्रिएट दैट द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। अब इंडिया में ग्रोथ को मान लिया जाता है, ठीक है सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो ग्रोथ इस बात पे नहीं डिपेंड करती सेंसेक्स कितना ऊपर जा रहा है, क्योंकि सेंसेक्स में आपको वो लोग नहीं दिखते हैं जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है, सब ऑर्डिनेट है। तो द रूलिंग एलीट एज वेल एज सम मेंबर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, अब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ये बोल रही है कि कास्ट सेंसस से क्या होगा कि यहाँ पर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑथर ने बोला है कि ऐसी फियर मॉन्गरिंग, ये जो डर का माहौल पैदा किया जाता है कि अगर कास्ट सेंसस होगा तो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स होगी, तो इसको काउंटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑथर ने कुछ वैलिड क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहला ये
कि जो भी ये काम होते हैं मीनियल जॉब्स जिनको मानी जाती है वो कौन सी कास्ट करती है, ये डेटा होना चाहिए। तो हु आर द पीपल कैरिंग आउट ऑक्यूपेशन दैट ऑफर नाइदर डिग्निटी नॉर एडिक्वेट लाइवलीहुड, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, कौन सी कास्ट उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके अलावा कौन से वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो ये कौन सी कास्ट से आते हैं सोशल सिक्योरिटी वाले वर्कर्स, कौन से लोग ऐसे हैं जो विलेजेस से सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं। तो डेटा होना चाहिए कि ये बेसिकली ये कौन से कास्ट है। तो डज देयर कास्ट डिटरमाइन देयर इकोनॉमिक स्टेटस और द एजेंसी टू स्पीक अप व्हाट इज फेयर। तो हमें ये पता चलता है, तो वी वर ऑल्सो टोल्ड दैट कि लगभग हाई परसेंटेज ऑफ द पीपल रूरल इंडिया में वो लैंडलेस है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कास्ट ज़्यादा लैंडलेस है और कौन सी कास्ट पूरी लैंड ओनिंग कम्युनिटी बन के बैठी है। तो आपको पता होगा कि कुछ कास्ट हैं जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है और अभी तक उनके पास ही ज़्यादा लैंड है। तो हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, हमें ऐसे लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि ये जो लैंडलेस कम्युनिटी है, जो लैंडलेस कास्ट है जिसके पास अभी तक कोई लैंड नहीं है, उसको भी कुछ लैंड मिल सके। तो इसको कास्टिज्म फैलाना नहीं कहते हैं। अगर कोई कास्ट ही अंडर रिप्रेजेंटेड है, कोई कास्ट ही पर्टिकुलरली लैंडलेस है, तो यहाँ पर दिक्कत है कोई ना कोई। उस दिक्कत को सॉल्व तभी किया जा सकता है जब हमारे पास कास्ट एनुमरेशन होगा। तो जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं जो पॉवर्टी उसकी कोई कास्ट नहीं होती, लेकिन तब भी स्टडीज़ और रिसर्च के बाद हमें ये पता चलता है जो सब ऑर्डिनेट कास्ट है वो ही बेसिकली पॉवर्टी में जी रही हैं। तो हाउ डज क्वेश्चनिंग द पार्टिसिपेशन एंड लैक ऑफ एंगेजमेंट, अगर हम ये बोले कि ये कास्ट जो है इसका पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है डेवलपमेंट में, ये पीछे छूट गई, तो इसको आप कास्टिस्ट पॉलिटिक्स नहीं कह सकते। आप इसको बस ये बोल सकते हो कि इस कास्ट को एम्पावरमेंट करने की बात की जा रही है। तो हम आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रेन डिप्लोमेसी। तो बेसिकली इसमें ऑथर ने ये बताया जो हमारे पास इतना सारा ग्रेन पड़ा हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में और उसके स्टोरेज में इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, इससे अच्छा आप क्या करो, साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनमें आप इन ग्रेन को डोनेट कर सकते हो। तो देयर वाज एक टाइम हुआ करता जब यूएस क्या करता था, जो उसके ग्रेन सरप्लसेस होते थे वो कंट्रीज़ में दे देता था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी PL 480 स्कीम के थ्रू वहाँ से व्हीट लेता था। लगभग 1964 से 1966 तक इंडिया ने वहाँ से ग्रेन्स इम्पोर्ट किए थे। तो ऐसा अब हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ग्रेन है। अब यूएस तो करता था क्योंकि यूएस का कुछ बेनिफिट था। अब यूएस क्या चाहता था, कहीं अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हंगर इंड्यूस डिसकंटेंट ना हो जाए और वहाँ पर कोई रिवॉल्यूशन ना हो जाए और वहाँ पर कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना आ जाए, क्योंकि यूएस कैपिटलिज्म का प्रमोट करता था और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था। तो यहाँ पर यूएस का अपना एजेंडा था कि कहीं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना आ जाए, इसीलिए यूएस ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता था। और यूएस का फ़ायदा भी था, यूएस को लगभग 20 सेंट लगते थे ग्रेन को स्टोर करने में और इंडिया में भेजने में उसे लगते थे सिर्फ 38 सेंट्स। तो अगर 2 साल भी उसे किसी ग्रेन को अपने यहाँ स्टोर करना पड़ता तो 40 सेंट्स खर्च हो जाते थे, लेकिन फ्री में इंडिया को देने में उसको सस्ता पड़ता था, तो वो इंडिया जैसे कंट्रीज में भिजवा देता था ग्रेन। अब हमारे पास भी इस समय बहुत सारा ग्रेन है। तो एट 90.41 मेट्रिक टन एज ऑन September 1 जो कंट्री के पब्लिक स्टॉक्स हैं व्हीट राइस के वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सिर्फ पाइल अप हो रहे हैं और गवर्नमेंट हर साल और ज़्यादा ग्रेन लेती जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कंट्रीज़ में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा अक्यूट फूड क्राइसिस है, वहाँ पे ड्रॉट है, रिजीम चेंज हुआ है, तालिबान का गवर्नमेंट आ गई है, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका है, वहाँ पे फॉरेक्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे भी फूड शॉर्टेजेस हैं, तो वहाँ पर भी हम कुछ ग्रेन दे सकते हैं। तो जैसे ऑथर ने बोला 2 मेट्रिक टन आप अफगानिस्तान को दे दो ह्यूमैनिटेरियन एड की तरह, वैसे ही आप श्रीलंका में दे सकते हो कि पेमेंट ऑफ लोकल करेंसी के अगेंस्ट, क्योंकि उनके पास फॉरेक्स नहीं है तो लोकल करेंसी के अगेंस्ट ही उनको कुछ ग्रेन दे दो। अब फीड का हम क्या करते हैं, या तो खाया जा सकता है या तो एनिमल फीड की तरह यूज़ हो सकता है। अब ये भी कुछ लोगों का स्टैंड हो सकता है, हम तालिबान को रिकॉग्नाइज तो करते नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं वीट। तो ऑथर ने बोला भले आप मत रिकॉग्नाइज करो लेकिन ये आप दे सकते हो ग्रेन। तो ग्रेन डिप्लोमेसी बोला इस वर्ड को कि ग्रेन डिप्लोमेसी सिंपल मैसेज कि कोई भी साउथ एशिया में स्टार्व ना करें। तो ये सिंबल होना चाहिए न्यू इंडिया का, वन दैट केयर्स एंड मैटर्स टू द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट ये है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ज़िंदगी में कितने ज़्यादा बैरियर्स आते हैं। तो अब पैंडमिक के बाद जो ऑनलाइन सिस्टम आया उससे कैसे ये बैरियर्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो ग्लोबली लगभग 15% जो पॉपुलेशन है वो किसी डिसेबिलिटी के साथ जी रही होती है। 80% जो डिसेबल्ड लोग हैं, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में और जो 20% है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। WHO ये मानती है जो डिसेबिलिटी है वो एक ह्यूमन राइट्स इशू है। ओवर द लास्ट 65 ईयर्स जो ओवरऑल ग्लोबल लिटरेसी रेट है वो लगभग 4% हर 5 साल में ग्रो हुआ है और 86% हो चुका है ग्लोबल लिटरेसी रेट। लेकिन अगर देखो तो जो ग्लोबल लिटरेसी रेट डिसेबल्ड लोगों का है तो वो सिर्फ 3% है और फीमेल का तो सिर्फ 1% है। तो इतने सारे डिसेबल्ड बच्चे जो हैं वो स्कूल्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं, ये यूनेस्को ने बोला है। इसके अलावा जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है डिसेबल्ड बच्चों में, क्योंकि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। मटीरियल ऐसा नहीं होता है जो डिसेबल्ड बच्चे उसको पढ़ सके। अनट्रेन टीचर्स, उनको ये नहीं पता होता कि डिसेबल्ड बच्चों को कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा इसमें से बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो हायर लर्निंग करते भी हैं। तो हो सकता है प्राइमरी स्कूल कुछ बच्चों ने कंप्लीट किया उसके बाद वो हायर लर्निंग के लिए नहीं जाते हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। अब ये बच्चे अगर पढ़े नहीं होते तो उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, कोई स्किल्स नहीं होती तो उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है।
तो ये डेटा से पता चला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, वही जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनके लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल डबल हो जाता है। तो पैंडेमिक ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे एजुकेशन को ऑनलाइन बनाया है, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है एजुकेशन सिस्टम का, तो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है, क्योंकि वो बच्चे भी अपने कंफर्ट ऑफ द होम में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए है या नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता, वो अपना कंफर्ट ऑफ द होम में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वो अपने पेस पर पढ़ सकते हैं, किसी भी वीडियो को दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ई लर्निंग अलाउज द रिव्यू ऑफ मटीरियल्स एंड रिपीटेड व्यूइंग ऑफ वीडियो लेक्चर्स। स्क्रीन रीडर्स हैं, अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि स्क्रीन रीडर्स, आप टेक्स्ट को मैग्नीफाई कर सकते हो, स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है, ब्रेल कीबोर्ड्स हैं, वीडियो सबटाइटल्स के साथ आती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके कारण ये डिसेबल्ड बच्चे भी अब पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है और इंटरनेट की कॉस्ट भी लगभग आधा कम हो गई है। तो प्राइजेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज हैव ड्रॉप्ड बाय 50%। तो यहाँ से हम इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, जो कि 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर नॉट द MSP रूट। अब 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स आए थे 2014-15 में, 15-16 में, लेकिन उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने एम्बिशियस टारगेट सेट किया कि हम फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे 2022-23। अब ये जो फार्मर इनकम डबल करने की बात हुई थी, नॉमिनल रेट पे नहीं, रियल रेट पे, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कि हमें इनकम फार्मर्स की डबल करनी है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और इस स्ट्रैटेजी के तहत लगभग 10.4% की हर साल ग्रोथ होनी चाहिए, तभी फार्मर्स की इनकम 2022-23 तक डबल हो पाएगी। अब नाबार्ड जब एस्टिमेट किया गया था तो ये पता चला था 2015-16 बाई नाबार्ड इन 2016-17 जो फार्मर्स की एवरेज मंथली इनकम 2015-16 के लिए थी वो 8,931 रुपये थी। अब इसको 2022-23 तक डबल करना था, ठीक है, तो लगभग 17,000 तक। लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि अभी फार्मर्स की इनकम कितनी है। तो एक हमारे पास डेटा अवेलेबल था जो कि सिचुएशन असेसमेंट सर्वे का था 2018-19 का। तो गवर्नमेंट, तो ऑथर ने बेसिकली इसको एडजस्ट किया CPI के साथ, तो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें जो इंडिकेटर लिया वो CPI लिया है। तो उससे ऑथर को ये पता चला 3.2% की लगभग पर एनम ग्रोथ हुई होगी। तो व्हेन द नॉमिनल इनकम वो 6,426, तो नॉमिनल टर्म्स में तो 8% की ग्रोथ है, लेकिन रियल टर्म्स में लगभग 3% की ग्रोथ है। तो जो ग्रोथ मानी गई थी 10% होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर, तब जाकर फार्मर्स की इनकम 2022-23 तक डबल हो पाएगी, वो सिर्फ 3% की ग्रोथ हुई है। और WPI लो तो हमें 6% की दिखेगी, लेकिन WPI क्लियर पिक्चर नहीं देता है, क्योंकि WPI होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, लेकिन हमें यहाँ पर रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी, तो रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3% की ग्रोथ हुई है। फिर ऑथर ने डेटा के कंपैरिजन्स किया है और ऑथर इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, जो शेयर इनकम का हुआ है रियरिंग एनिमल से, जो कि मतलब एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, रियरिंग, तो वहाँ पर फार्मर्स की इनकम बढ़ी, तो लगभग 4.3% से 2002-03 में लगभग 15.7 हो गई। तो यहाँ पर जो फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री से में जो फार्मर्स एंगेज थे उनकी इनकम बढ़ी है। इसके अलावा क्रॉप से इनकम घटी है, तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप हैज डिक्रीज फ्रॉम 45.8% टू 37.7%। तो इसमें बेसिकली ऑथर ने यही बताया एनालिसिस करके कि सर्वे ये इंडिकेट करता है कि फार्मर्स की इनकम को आप तभी ऑगमेंट कर सकते हो जब आप एनिमल हस्बेंड्री और रियरिंग जैसे बिजनेस में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि क्रॉप कल्टीवेशन में जो फार्मर्स एंगेज थे उनकी इनकम तो डिक्लाइन हुई है, बड़ी तो उन्हीं की है जिनके जो एनिमल हस्बेंड्री और रियरिंग में इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पर जो कुछ लोग बोलते हैं कि MSP को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए तभी फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री और रियरिंग में तब भी फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है। और ये कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है कि MSP लगातार बढ़ाते जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का कम हो रही है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जो जैसे कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल राइस की, शुगर की, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना पानी भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए। तो दोज हू बिलीव दैट फार्मर्स इनकम कैन बी इंक्रीज बाय कंटिन्यूसली रेजिंग द MSP, तो जो लोग ये भरोसा करते हैं कि MSP को लगातार बढ़ाते रहेंगे, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बढ़ाती रहेगी, तभी यहाँ पर फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा बिल्कुल इसके अगेंस्ट बोलता है। डेटा ये बोलता है कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री और रियरिंग में फार्मर्स को ज़्यादा एंगेज कराओगे तो अपने आप ही उनकी इनकम डबल हो जाएगी। तो विजडम इसी बात में रहता है कि इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो बेस्ट वे यही है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए कि एफिशिएंट वैल्यू चेन्स बनाए, कैसे क्लस्टर अप्रोच में। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है काम इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी आगे और भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको एसेट मोनेटाइजेशन वैसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बीच में गैप हो गया था, तो वापस से एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो फेस्ड विद अ स्लोइंग इकॉनमी बहुत कम रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, GDP लो चला गया था। उसके बाद पैंडेमिक के बाद और इकॉनमी की कंडीशन ख़राब हो गई, फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं उनको हम मोनेटाइज कर देते हैं और उनकी पोटेंशियल वैल्यू को अनलॉक करेंगे।
ब्राउन फील्ड एसेट्स वो होते हैं जो कि पहले बने हुए होते हैं, और दूसरे होते हैं ग्रीन फील्ड एसेट्स जो फ्रॉम द स्क्रैच बनाए जाते हैं। जो प्रोसीड्स आएंगे ब्राउन फील्ड को जब लीज पे दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, तो आगे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन पैसों को यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो भी टोल को कलेक्ट करने की बात की गई हाईवेज पे फॉर 30 ईयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा कि आप टोल्स कलेक्ट करो और आप मेंटेन करो, और उसके बाद वापस से आपको गवर्नमेंट को दे देना है। तो ऑयल और गैस पाइपलाइंस वुड सिमिलरली भी लीज। इसके अलावा ऑयल और गैस पाइपलाइंस को भी प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को भी दिया जाएगा। तो काफ़ी एसेट्स मोनेटाइजेशन के लिए इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें कि एयरपोर्ट्स, टर्मिनल्स, इन सी पोर्ट्स, रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम्स, वेयर हाउसेज एंड अ होस्ट ऑफ अदर गवर्नमेंट एसेट्स विद अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं उनको लीज पे दे रही है प्राइवेट पार्टी को कि आपको इन एसेट्स को मेंटेन करना है, आप इस पे टोल कलेक्ट करना, और जो भी फायदा हो, जो भी रेवेन्यू हो, उसमें आपको कुछ शेयर गवर्नमेंट को देना है। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वापस से ये आपको एसेट्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देने हैं। जैसे 30 साल का अगर एग्रीमेंट हुआ तो 30 साल के बाद आपको गवर्नमेंट को एसेट्स ट्रांसफर कर देने। तो बेसिकली यहाँ पर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहने वाली है, गवर्नमेंट सिर्फ लीज कर रही है। तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ लीज कर रही है, और इसमें बहुत सारे एसेट्स इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि जैसे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यह बात बोली कि गवर्नमेंट को या तो इतना ही पैसा चाहिए तो आउटराइट सेल कर दे, तो दैट द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आउटराइट सेल वुड ब्रिंग इन ग्रेटर वैल्यू। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बात बोली है, potential buyers would be wary of the consequences of an unpopular sale. It may well have led to the kind of stalemate we have seen in the implementation of agricultural reforms. कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट आउटराइट सेल की बात करेगी तो जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हैं वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, रुके हुए हैं, वैसे ही इन एसेट्स की वैल्यू भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की बात होगी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट थोड़ी बहुत वैल्यू भी अनलॉक करना चाह रही है वो नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये, क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि आपने 30 साल के लिए उनको मेंटेन करने के लिए दे दिया, लेकिन क्या उसके बाद वो आपको उसी कंडीशन में देंगे जिस कंडीशन में आपने उन्हें दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने एक एनालॉजी बोली कि नो वन वॉशेज अ हायर्ड कार, कि आपने अगर किराए की गाड़ी ली होती तो कोई भी उसको साफ नहीं करता है। बट द एग्रीमेंट टू लीज कुड कंटेन क्लॉजेस। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला जो गवर्नमेंट एग्रीमेंट करेगी उसमें गवर्नमेंट ऐसे क्लॉजेस रखेगी जिसमें वो बोलेगी उस प्राइवेट पार्टी को कि आपको इसको मेंटेन करके रखना है, और वैसे ही हमें वापस चाहिए जैसे कि हमने आपको दिया है। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तीसरी बात ये है कि कहीं मोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट इसीलिए तो नहीं कोशिश करी मोनेटाइजेशन की प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कम होती है। और लास्ट फियर ये है कि कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर तो नहीं हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। तो एवरी टाइम द गवर्नमेंट सीट्स हम, अब ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट कभी कोई भी सेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली होता है और उसको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए देती है तो हमेशा रिस्क तो होता है, लेकिन उस रिस्क को गवर्नमेंट ने पहले भी लिए, आगे भी लिए। 1991 में जब LPG हुआ था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर को दिए थे। उसके बाद एक ये डर है कहीं क्राउडिंग आउट तो नहीं हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। क्राउडिंग आउट इसलिए बोल रहा है यहाँ पर ऑथर क्योंकि जो प्राइवेट पार्टीज़ होंगे, जब प्राइवेट पार्टीज़ किसी एसेट को लीज पर लेंगे तो वो गवर्नमेंट को पैसा देंगे लीज पर लेने के लिए, तो वो पैसा जो वो बैंक से लेंगे वो पैसा नॉर्मल लोगों को जा सकता था, नॉर्मल पब्लिक को जा सकता था, लेकिन अब ये लोग बल्क में वो पैसा ले लेंगे तो जो नॉर्मल लोगों के लिए वो पैसा कम बचेगा। ठीक है, तो जो पब्लिक है उसके लिए वो पैसा कम बचेगा, तो कहीं क्राउडिंग आउट तो नहीं हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। तो ऑथर ने बोला अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होती तो वो भी तो फंड्स बैंक से लेती हैं, तो तब भी तो क्राउडिंग आउट होता। तो क्राउडिंग आउट यहाँ पर जो प्राइवेट पार्टीज़ के लिए हो रहा है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनके लिए भी होता ही होता। तो ये वाला भी क्रिटिसिज्म उन्होंने, मतलब सारे क्रिटिसिज्म को उन्होंने ख़त्म किया कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे असम्स कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड। तो अब एक एविक्शन ड्राइव चल रही है धौलपुर ऑफ सिपाझार में। तो वहाँ पर मेनली जो लोग रहते हैं वो है बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। वहाँ पर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स रहते हैं और उनको हटाया जा रहा है ये कहते हुए कि इन्होंने लैंड को इलीगली इंक्रोच कर रखा है और एक गवर्नमेंट का लैंड है। फिर इस लैंड को जब गवर्नमेंट रिट्रीव कर लेगी उसके बाद ये लैंडलेस इंडिजिनस कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। अब स्टेट बजट ने इसके लिए पैसे भी इयरमार्क कर रखे हैं कि यहाँ पर हम एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम रखा गया गरुखुदी प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट है वो एफॉरेस्टेशन प्रमोट करेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा जो कि इंडिजिनस यूथ को इन्वॉल्व करेगी। अब यहाँ पर इंडिजिनस यूथ को इन्वॉल्व करने की इसलिए बात की गई है ताकि कभी भी जो सेंटीमेंट्स है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हो जाए। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, मोस्टली पीजेंट्स हैं, डेली वेज अर्नर्स है। अब इन कम्युनिटी का ये कहना है कि बांग्लादेश से नहीं आए हैं, कि 40 साल पहले बारपेटा और गोलपारा डिस्ट्रिक्ट से आए थे। इनका जो हैबिटाट था वो रिवर एरोजन की वजह से ख़त्म हो गया था, इसीलिए ये यहाँ पर मूव कर गए। अब इसमें से कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये लैंड जो था वो वहाँ पर लोकल से लिया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसकी कोई वैलिडिटी भी नहीं है। अब आसाम की गवर्नमेंट का क्या कहना है, जो आसामीज़ लोग हैं वो आउट नंबर्ड हो रहे हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी आउट नंबर्ड हो रही है इन माइग्रेंट्स की वजह से, इसलिए इन माइग्रेंट्स को बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब एक्टिविस्ट में लगभग 200 फैमिलीज़ थी, वो हाई कोर्ट के लिए मूव करी थी, हाई कोर्ट में मूव की थी अगेंस्ट द एविक्शन, लेकिन
कोई डिसीजन आता उससे पहले ही घरों का डिमोलिशन कर दिया गया। अब एविक्शन इसीलिए वॉयलेंट हो गया क्योंकि कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान ही नहीं है। अब जो लैंड है वो हमेशा से एथनिक कंटेस्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि कॉमन बिलीफ यही है जो इंडिजिनस आसामीज़ है वो कैसे अपना लैंड जो बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको गंवाते जा रहे हैं। तो ऑफन इट इज़ एलिज दैट गवर्नमेंट लैंड्स अराउंड छत्रास एंड फॉरेस्ट लैंड्स अराउंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बीन इनक्रोच्ड अपॉन। एक ब्रह्मा कमेटी बनी थी इससे पहले वाली जो असम में गवर्नमेंट थी सरबंदा सोनोवाल की, तो उसमें ये पता चला था लगभग 63 लाख बीघा जो लैंड है वो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो ऐसा पता चलता रहता है कितना लैंड इलीगल ऑक्यूपेशन में है। तो सिर्फ माइग्रेंट कम्युनिटीज़ ही नहीं रहती हैं इलीगल, ये जो इंक्रोचमेंट हो रखा है लैंड का, यहाँ पर इंडिजिनस कम्युनिटी ने भी लैंड को इंक्रोच कर रखा है। तो सम गवर्नमेंट लैंड इज ऑफन ऑक्यूपाइड बाय पीपल कंसिडर इंडिजिनस टू द स्टेट। तो अगर ये बोला जाए तो सिर्फ कि बांग्लादेश की कम्युनिटी आई उन्होंने लैंड को इंक्रोच कर रखा, तो ऐसा नहीं, इंडिजिनस कम्युनिटी ने भी इंक्रोच कर रखा है। तो मैनी पीपल इंक्लूडिंग इंडिजिनस पीपल हैव सेटल्ड इन दिस लैंड सिंस नो वन हैज़ लीगल टाइटल्स एंड प्रिंसिपल दे कैन ऑल बी इविक्टेड। तो यही है, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ये डिसाइड करते हैं कौन सी कम्युनिटी को हटाना है। तो इससे क्या कर रहे हैं ये लोग, कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं लैंड इविक्शन का भी। तो आई होप आपको समझ आ गया यहाँ पर क्या है। आपको आसाम अकॉर्ड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप आसाम अकॉर्ड पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया था, कल मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर वोटिंग होने वाली है डिसाइड करने के लिए कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करें या ना करें। तो वहाँ पर अप्रूवल मिल गया सेम सेक्स मैरिज को, लगभग 62% ने इसके फेवर में वोट किया था। अब यहाँ पर 2021 में इलेक्शंस हो रहे हैं जर्मनी में, तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। जो एंजेलिना मर्कल है जो वहाँ की चांसलर थी, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, लगभग 16 साल के बाद स्टेप डाउन किया है। उनकी पार्टी तब भी बहुत अच्छे वोटों से नहीं जीत रही है, तो हर पार्टी फेसिंग इट्स वर्स्ट रिजल्ट सिंस 1949। तो 1949 के बाद अब तक का सबसे वर्स्ट रिजल्ट है। इसके अलावा मर्कल की जो CDU पार्टी है, उसके अलावा जो मेजर राइवल SPD है, तो बोथ ऑफ विच हो सकता है कि टाई में काम करे अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पोल्स। तो ये दोनों जो पार्टी हैं ये सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, तो मॉडरेट सेंट्रिस्ट पार्टीज़। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट और जो एक्सट्रीम राइट है उनको ज़्यादा वोट्स नहीं मिले, तो हो सकता है कि जर्मनी में कोई सेंट्रिस्ट पार्टी आ जाए। अब यहाँ पर आइसलैंडिक इलेक्शन में फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट बनी है, तो वन ऑफ अ काइंड चीज़ है कि फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट बनी है। तो नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड नेशन आपको पता होना चाहिए आइसलैंड का है, आप लोकेशन देख लेना आइसलैंड कहाँ है। और आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम है कैथरीन ज़ेकॉब्सडॉटर। ठीक है, तो लगभग 63 सीट्स में 33 सीट्स इनकी पार्लियामेंट में वुमेन को मिली है। और इनकी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, एल्थिंग। जैसे कि रशिया की पार्लियामेंट को दूमा बोलते हैं, वैसे इनकी पार्लियामेंट को एल्थिंग बोलते हैं। ये एक खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 2 पैनल बनाए गए हैं GST के लिए। तो एक पैनल बनाया गया है कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई के अंडर, और दूसरा पैनल बनाया गया है महाराष्ट्र डेप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के अंदर। अब क्या टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं पैनल्स को, तो पहला ये कि जो भी स्पेशल रेट्स रखने हैं नहीं रखने। दूसरी बात रैशनलाइजेशन करना है कि बहुत सारे टैक्स रेट स्लैब्स है, तो कौन से स्लैब्स को मर्ज कर सकते हैं। तीसरी बात इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये है जो इनपुट है उस पर टैक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आउटपुट, तो इसको ठीक करना है, इसका कितना रैशनलाइजेशन करना है। और चौथी बात, जो GST को एवेड कर लेते हैं कुछ लोग, तो उस इवेजन को कैसे कम किया जाए। तो 4 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए। पहला स्पेशल रेट्स रखना है नहीं रखना है, दूसरा कौन से टैक्स स्लैब्स को मर्ज करके रैशनलाइज करना है, तीसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, और चौथा जो इवेजन है उसे कैसे कम करना है। अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली कि हमें और ज़्यादा बैंक्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा नहीं, यहाँ तक कि बड़े बैंक्स की ज़रूरत है जैसे कि SBI, क्योंकि द वे इन विच द इकॉनमी शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट प्लेन ऑल टुगेदर, द वे इन विच इंडस्ट्री इज अडेप्टिंग, तो बहुत सारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो नए चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए हमें बड़े बैंक्स की ज़रूरत है, SBI जैसे बैंक्स की ज़रूरत है। तो वाइल बैंक्स इन मेनी कंट्रीज कुड नॉट रीच आउट टू द क्लाइंट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक में हमारे बैंक्स लोगों तक इसलिए रीच आउट कर पाए क्योंकि हमारे डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटाइजेशन की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता था, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। अब बियर कंपनीज क्या कर रहे थे, कार्टेलाइजेशन कर रहे थे। कार्टेलाइजेशन का मतलब ये है कि आपस में 2-3 कंपनियां मिलकर प्राइस तय कर रहे थे कि हमें बियर का प्राइस क्या रखना है। तो बेसिकली वो रॉ मटेरियल पर नहीं डिपेंड कर रहा था कि बियर का प्राइस कितना होना चाहिए, वो आपस में उन्होंने एक गुट बना रखा था, वो गुट उनका डिसाइड कर रहा था कि क्या प्राइस रखना है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पाया कि ये लोग कैसे कार्टेलाइजेशन कर रहे थे, और उन सबके ऊपर लगभग 873 करोड़ का फाइन लगा दिया। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।